हेलो फ्रेंड्स, मैं भैरव अपने सफल होम्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। आज क्लास का पहला दिन है और पहले ही दिन से हम लोग मैथ का टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में आए हैं। मैथ के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे और चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर क्या होगा, संख्या पद्धति। अब तक कि आप लोगों को पता ही है कि पिछली वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या बताया गया था। जैसे कि अब तक की संख्या पद्धति में लमसम 300 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयरों में पूछे जा चुके हैं। चलिए ठीक है, संख्या पद्धति में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। संख्या पद्धति में से हमें सबसे पहले पढ़ना है क्या, संख्याएं। क्या पढ़ना है, संख्याएं। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है उसके बाद, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। उसके बाद अंकों को गिनना। फिर विभाज्यता का नियम पढ़ना है। फिर पढ़ना सूत्रों पर आधारित प्रश्न। फिर इसके बाद भिन्नों का सरलीकरण। फिर संख्याओं पर आधारित प्रश्न। फिर घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी के बाद फिर हमारा आ जाता है सरलीकरण, जो कि अलग से चैप्टर दिया हुआ है। हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसी संख्या पद्धति में से जोड़ के पढ़ेंगे। संख्या पद्धति के बाद वर्गमूल भी हमारा, घनमूल अलग से चैप्टर दिया है, इसको इसी में जोड़कर पढ़ेंगे। लासा और मासा, ये सारे ये जो एक, ये दो और ये तीन, मतलब सरलीकरण और वर्गमूल और लासा मासा और ये भिन्न, ये चार चैप्टर अलग अलग दिए हैं। चारों चैप्टर को हम संख्या पद्धति में जोड़ के पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसी के आधार से हम इन चीज़ों को जोड़ के पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें आसान लगती हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या, संख्याएं। आज हमें क्या पढ़ना है, संख्याओं के बारे में पढ़ना है। चलिए आ जाइए, हमें संख्याओं के बारे में डिस्कस करना है, संख्याओं के बारे में पढ़ना है। संख्याएं हमारी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती, अगर होती है तो कौन कौन क्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है और पूर्णांक संख्या होती है, और क्या होती है, सबके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठिए, जो चीज़ें आपको लगे, ज़रूरत लगे, उनको आप नोट करते जाइए। चलिए ठीक है। हाँ, संख्याएं हमारे संख्याओं में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, पाई चार्ट के माध्यम से हमें पढ़ना क्या है। संख्याओं में हमें पढ़ना है क्या, प्राकृत संख्या। क्या पढ़ना है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद हमें पढ़ना है पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद हमें पढ़ना है पूर्णांक संख्या। क्या, पूर्णांक संख्या। ये चीज़ें हमें पढ़नी है। क्या क्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। आते हैं हम इसमें बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारी होती क्या है। प्राकृत संख्या हमारी होती, वह संख्या होती है जो कि गिनने के काम आए। किसी काम को गिनने के लिए यूज करने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या हमारी वो संख्या होती हैं जो गिनने के काम आए। प्राकृत संख्या हमारी वो संख्याएं होती हैं जो वस्तुओं को गिनने के काम आए। ठीक है, कौन कौन सी संख्या होती है प्राकृत संख्या हमारी, आ जाइए। 1 2 3 4 डैश कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, प्राकृत संख्या हमारी होती है 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक। आगे तक इसी प्रकार चलते जाए, गिनती का समूह ही है, एक प्रकार गिनती का समूह है। जैसा कि और हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या की थ्योरी आप लोग एक शब्द में सुन लीजिए, जो प्राकृत संख्या के साथ साथ अपने साथ जीरो को भी समाहित कर ले, शामिल कर ले, उस समय क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे कि पूर्ण संख्या में आप लोग यहाँ देख लीजिए, पूर्ण संख्या जीरो को समाहित कर ले। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 और 5 डैश इनफाइनाइट। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है। उसके बाद हमारा पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या हमारी वो संख्या होती है जो धनात्मक, क्या, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक एवं जीरो, मतलब शून्य को भी शामिल कर ले। साथ में धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य को भी अपने साथ शामिल कर ले, वो संख्या हमारी क्या होती हैं,
पूर्णांक संख्या होती। पूर्णांक संख्या होती हमारी कौन कौन सी, एक बार आप लोग देख लीजिए पूर्णांक संख्या के बारे में। यहाँ ये पूर्णांक संख्या हमारी होती कौन कौन सी हैं, इनफाइनाइट से चालू होती, माइनस इनफाइनाइट से डैश 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 -4 -3 -2 -1 के बाद हमारा जीरो भाई साहब आ जाते हैं। इसके बाद +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चली जाती है। कहाँ तक चली जाती हैं, इनफाइनाइट तक चली जाती है। पूर्णांक संख्या है ऋण संख्या, धनात्मक संख्या और ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो को अपने साथ में लिख लें, वो हमारी पूर्ण संख्या होती है। कौन सी होती, क्या होती, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होती है, पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या के साथ में जीरो को समाहित कर ले। क्या, जीरो को समाहित कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी वो होती है जो किसी काम को करने के लिए गिनती का जो यूज किया जाए, मतलब किसी हम गिनने के लिए प्रयोग किया जाए, संख्या का बिगड़ा हुआ रूप नहीं, पूर्ण रूप। जैसे कि पूर्ण रूप 1 2 3 4 5 6 80 90 100 200 400 500 1000, जो भी आपको मानने से मान सकते हैं वो होगी। लेकिन संख्या का बिगड़ा रूप प्राकृतिक संख्याओं के अनुसार संख्या का बिगड़ा हुआ रूप क्या होगा, जैसे कि 2.4 ये बिगड़ा हुआ रूप हो गया, 4/2 ये हमारा बिगड़ा हुआ रूप हो गया। ये संख्या का बिगड़ा रूप प्राकृतिक के अनुसार हो रहा है। लेकिन अगर वैसे ये संख्या प्राकृतिक रूप में नहीं, ये भिन्न में हम इन चीज़ों को आगे पढ़ के जाएगा, आगे चैप्टर आगे भिन्न उनमें इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाली आपको बताने के लिए। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए प्राकृतिक संख्या हमारी क्या क्या होती है, 1 2 3 4 तक, इनफाइनाइट तक। और पूर्णांक संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, और पूर्णांक संख्या वो पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो, क्रमबद्ध चलती जाए, और पूर्णांक संख्या जीरो से स्टार्ट होकर क्रमबद्ध आगे बढ़ती जाए, और पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक को अपने साथ समाहित करके साथ में जीरो को भी ले ले। ऋण और प्लस दोनों चीज़ें, माइनस और प्लस दोनों चीज़ें चलें और साथ में जीरो को समाहित कर ले, वो पूर्णांक संख्या हो जाती है। चलिए आइए देखते हैं इससे हमारा क्वेश्चन क्या क्या बनता है। आइए बच्चों आइए भाइयों मित्रों, अब हम देखते हैं प्राकृत संख्याओं में से क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है। ये तीनों संख्याओं के बारे में आप जान ही चुके हैं। थोड़ा सा यार पानी पी ले जरा। आइए मित्रों, क्या है, प्राकृत संख्या के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ये तीनों संख्याओं में से हमें अब हमारा क्वेश्चन इसमें क्या क्या बनता है। यदि दिया हो, जैसे कि हमारा प्रश्न है, चलिए इसको एक बार मेट लेते हैं, नहीं फिर मज़ा नहीं आएगा, छोटा पड़ जाएगा बोर्ड हमारा। प्रश्न हमारा क्या दिया है, जैसे दिया हो यदि ए और बी कोई प्राकृत, यदि ए और बी कोई प्राकृत संख्या हो तो, हमारा क्या है, यदि ए और बी कोई प्राकृत संख्या हो तो। इसके बाद हमारा प्रश्न हमारा क्या बनेगा, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। प्रश्न हमारा बना है, प्रश्न हमारा बनता क्या है, क्या प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से जोड़ने पर, प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में जोड़ने पर क्या प्राप्तांक हमारा प्राकृत ही होगा। क्या होगा, प्राकृत होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई प्राकृत संख्या को अगर प्राकृत संख्या में जोड़ा जाए तो क्या प्राकृत ही प्राप्त होगा। ये कहने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये है। आ जाओ, क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में जोड़ा जाए तो क्या प्राकृत प्राप्त होगा। आप लोग बता देना कमेंट में क्या प्राप्त होगा। पहले कमेंट करके देख लेना आप लोग कि अपना मानसिकता क्या है, फिर उसमें बताना, ठीक है। चलिए कुछ तो जैसे प्राकृत संख्या की बात करें, प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या जोड़ा जाए। अरे भाई जाहिर सी बात है, जैसे देख लीजिए, जैसे क्या 2 + 4 जोड़ा जाए तो क्या होगा 6, 8 + 4 जोड़ा जाए तो क्या होगा, ये होगा। और जैसे
7 और +5 जोड़ा जाए तो क्या होगा 12। मतलब कहने का मतलब है, ये कोई भी प्राकृत संख्या आप ले लीजिए, अगर दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें सदैव प्राकृत नंबर ही प्राप्त होगा, प्राकृत संख्या प्राप्त। इसका मतलब ये कथन हमारा सही है। आ जाओ, दूसरा हमारा प्रश्न है, क्या प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को घटाया जाए तो प्राकृत प्राप्त होगा? कह रहा है प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में अगर घटाया जाए तो क्या प्राकृत प्राप्त होगा? भाई आप लोग देख लीजिए प्राप्त होगा कि नहीं होगा। चलिए आइए देख लीजिए, एज हमारा जैसे कह रहा है, अगर किसी प्राकृत संख्या में किसी प्राकृत संख्या को घटाने पर क्या प्राकृत संख्या प्राप्त हो सकती है? भाई ना अभी तो पता नहीं, जब करके देखेंगे तब पता चल जाएगा कि प्राप्त हो सकती है कि नहीं प्राप्त हो सकती। जाहिर सी बात है, पता करने पे पता चलेगा। कैसे? जैसे प्राकृत संख्या 4 - 2 क्या आया 2, ये हो गया, और 6 - 4 2 आ गया, 10 - 3 7 आ गया। भाई तो यहाँ तो प्राप्त संख्या प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही। अब जैसे कि हमें पता चल, अब ये यहाँ तक तो प्राप्त हो रहा सिलेबस, लेकिन अब आगे और भी तो कुछ हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है? 3 - 5 -2। अब -2 तो हमारा प्राकृत संख्या है नहीं। जैसे कि दे दिया जाए ए हमारा 3 है, बी हमारा -5 है, अगर दोनों को घटाया जाए तो -2 ही तो आएगा, प्लस का तो 2 आया नहीं, -2 आएगा। तो इसका मतलब ये प्राकृत संख्या हमारी नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में साफ बात कहा गया था, बिगड़ा हुआ रूप नहीं चलेगा, पूर्ण संख्या चलेगी। इसमें संख्या तो ये 2 तो हमारी पूर्ण है, लेकिन ये भाई साहब बीच में लटक गए हैं, ये माइनस भाई साहब, ये इसको पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। चलिए जी, और एक देख लीजिए, और एक आप लोग देख लीजिए, 3 - 7 -4 ये आ गया। अगर इसका मतलब, अगर दूध, जैसे आप बात समझ, अगर हमारा कोई दूध किसी बर्तन में अगर दूध भरा है, उसमें अगर मट्ठे की थोड़ा सा अगर 1 बूंद मट्ठा गिर जाता है या 2 बूंद गिर जाए, तो उस दूध को दही बना देता है कि नहीं बना देता? दही बना देता है, दूध से दही बना दिया। तो इसीलिए अगर यहाँ 1 भी % अगर हमारे निगेटिव की बात हो रही है तो हमारा पूरा ये कहा हुआ कथन गलत होगा। ठीक, तो ये हमारा कथन भाई साहब ये नो हो जाएंगे, और ये भाई साहब हमारे यस हो जाएंगे। चलिए, और इसके आगे आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, आप लोग नोट ही कर चुके होंगे, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, और अच्छे से अपना एक बार फिर अपने क्लास को बैक करके आप लोग देखिएगा, और चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। और ये नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा यहाँ टाइम देने से कोई मतलब है नहीं, हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से संख्या से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन हमारा, क्या किसी प्राकृत संख्या को अगर प्राकृत संख्या में गुणा किया जाए तो क्या प्राकृत प्राप्त होगा? अब अभी तक हम लोग प्लस माइनस देख रहे थे, अब हमारा क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि अगर किसी प्राकृत संख्या में गुणा किया जाए तो क्या प्राकृत संख्या प्राप्त होगी? आइए भाई देख लेते हैं प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी। आइए, जैसे कि 2 ए हमारा 2 दिया है, बी हमारा 4 दिया है, 4 दूना 8 हो गया। आ जाओ, ए हमारा 6 दिया है, बी हमारा दिया है 3, क्या हो गया 18। आ जाओ और देख लो, जैसे कि 3 दिया है, 9 दिया है, 9 त्रिक 27, ये हो गया। तो जाहिर बात हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो रही है। आप देख लीजिए, 8 हमारी प्राकृत है, 18 हमारा, 27 है, ये कोई ना इसका बिगड़ा रूप है ना इसका यही प्राप्त। तो इसका मतलब किसी संख्या का ए और बी, मतलब किसी संख्या को प्राकृत संख्या से अगर गुणा किया, प्राकृत संख्या का अगर प्राकृत संख्या में गुणा किया जाता है, इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये निकला, सजातीय संख्याओं का अगर सजातीय संख्याओं में गुणा किया जाए तो सदैव प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी।
ठीक, ये लीजिए, इसका मतलब भाई साहब ये हमारे, इसका इनका कहना कथन सही है। इसके बाद आ जाओ, अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्या किसी प्राकृत संख्या का किसी प्राकृत संख्या में किसी प्राकृत संख्या का किसी प्राकृत संख्या में भाग दिया जाए तो क्या प्राकृत ही प्राप्त होगा? प्राकृत प्राप्त होगा। भाई साहब का कहने का मतलब ये है, इसके इन भाई साहब का कथन ये है, कह रहे हैं कि क्या प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से अगर भाग दिया जाए तो प्राकृत संख्या प्राप्त होगी? जाहिर सी बात है प्राप्त हो या ना हो, लेकिन करके देख लेते हैं एक बार कैसे प्राप्त होती है। जैसे कि 10, ए का मान 10, बी का मान 2, 5। भाई साहब तो यार प्राप्त हो गया। और देख लीजिए, और एक बार देख लीजिए, 50/10, देख लीजिए 5 आ गया, ये भी प्राप्त हो गया। लेकिन एक बार आ जाओ, और आ जाओ, ये लो, अब भाई साहब फंसा दिए। 5 का भाग दो 3 में, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, बढ़ाएंगे 0, 5 × 30, क्या आ गया? 0.6। इसका मतलब ये तो प्राकृत संख्या हमारा है नहीं। इसका मतलब कि अगर कहीं भी हल्का सा भी अगर कथन में को अगर रत्ती भर अगर से माइनस पे बातें हो रही हैं तो प्राकृत संख्या पे बात नहीं होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या हमारी सिखाती है कि पूर्ण रूप, संख्या का पूर्ण रूप, बिगड़ा हुआ रूप नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल ठोस संख्या लिखी जाएगी, मतलब पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये भाई साहब गलत है। चलिए आ जाओ, अब इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, चलते हैं इसके आगे की बात और करते हैं। आगे एक क्वेश्चन और हमारा रह गया, इसी में से आगे हमारा एक क्वेश्चन और रह गया है। क्या क्वेश्चन रह गया है, ये अगर किसी प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या में घात लगा दी जाए, किसी प्राकृत संख्या के ऊपर किसी प्राकृत संख्या की घात लगा दी जाए तो क्या प्राकृत संख्या प्राप्त होगी? क्या कि अगर प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या की घात लगाई जाए तो क्या प्राकृत संख्या प्राप्त होगी? चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि 2 की घाते 2, क्या हो जाएगा? 4। 4 की घाते 2, 16 प्राप्त हो गया। 3 की अरे यार क्या होगा भाई, 2 की घाते 3, 8। मतलब चीज़ें हमारी सीरियल चल रही हैं, मतलब 2 का घात, मतलब किसी अगर प्राकृत संख्या पे प्राकृत संख्या पे अगर घात लगा दिया जाए, मतलब वर्ग किया जाए, घात लगा दिया जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी? क्या प्राप्त होगी? सॉरी थोड़ा सा पानी पी ले यार। चलिए देखें, यहाँ भी हमारा सम प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी हमारी प्राकृत संख्या प्राप्त होगी, यहाँ भी हमारी प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ये, कहने का मतलब ये है, किसी प्राकृत संख्या की घात के ऊपर प्राकृत संख्या अगर घात लगाई जाती है तो वो सदैव प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब हमारे ये भाई साहब सही हो गए। चलिए अब तक हमारा प्राकृत संख्या पे क्वेश्चन जो भी था हम डिस्कस 5 टाइप से क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और प्राकृत संख्या हमारा यहाँ से खत्म होता है। अब आ जाओ आगे, इसी में थोड़ा सा सुधार कर लें, बस और कुछ नहीं करना। पूर्णांक, यदि a और b कोई पूर्णांक हो तो क्या हो सकता है? पूर्णांक पे क्या हो सकता है? प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्या एक पूर्णांक संख्या को दूसरी पूर्णांक संख्या से जोड़ा जाए तो पूर्णांक प्राप्त होगा? कहने का मतलब अगर एक पूर्णांक संख्या से दूसरी पूर्णांक संख्या को जोड़ा जाए तो क्या पूर्णांक प्राप्त होगा? देख लीजिए, आइए देखते हैं। आइए 2 + 4 6, 3 + 7 8, सॉरी 10, 4 + 3 7। तो हमारी मतलब कि हमारा संख्या पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा कहा हुआ कथन सही है। आ जाओ अब और क्या है अगला प्रश्न,
क्या किसी पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक संख्या से घटाया जाए तो पूर्णांक प्राप्त होगा? किसी पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से घटाया जाए तो क्या पूर्णांक प्राप्त होगा? आज आइए देख लीजिए, जैसे 4 को 3 में घटाया गया, 1 आ गया। 2 को -6 से घटाया गया, -4 आ गया। और देख लीजिए 10 को -15 से घटाया गया, -5 आ गया। और पूर्णांक संख्याओं में हरदम प्लस और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीजें चलती, शून्य भी चलता है। तो इसका मतलब हमारा कहा हुआ कथन ये भी सही है। ठीक, पूर्णांक संख्याओं में प्लस और माइनस दोनों चलता है, ये हो गया। और आके देख लीजिए, यहां देख लीजिए, यदि किसी पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक संख्या से गुणा किया जाए, यदि किसी पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक संख्या से गुणा किया जाए तो क्या पूर्णांक प्राप्त होगा? बताइए। अगर किसी पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से प्राप्त होगा तो अगर किसी पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुणा किया जाए तो क्या पूर्णांक प्राप्त होगा? बताइए आप लोग, प्राप्त होगा? चलिए प्राप्त होगा। आए भाई गुणा करके देख लेते हैं क्या होगा, प्राप्त होता है कि नहीं होता। जैसे 2 गुणे 4 8, 4 गुणे 3 12, 6 गुणे 5 30। इसका मतलब किसी पूर्णांक संख्या में किसी पूर्णांक संख्या का गुणा अगर किया जाता है तो क्या अगर किसी पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या पूर्णांक प्राप्त होगा? जाहिर सी बात, यहाँ तो दिख रहा है पूर्णांक प्राप्त होगा। सॉरी यार, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं मेरे को, पता नहीं है घर कह फंसा था। जैसा कि मित्रों थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, चलते हैं फिर आगे। जैसा कि हम लोग क्या और देख लीजिए, 4 गुणे -3 -12। अगर चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, पूर्णांकों में ले लिया जाता, मतलब किसी पूर्णांक संख्या को गुणा किया जाए तो हमारा पूर्णांक ही सदैव प्राप्त होगा। ये बात हमारी सही है। अब यहाँ आ जाइए इन भाई साहब में, इनका क्या कहना है? इनका कहना है किसी पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक संख्या से अगर भाग दिया जाए तो क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी? देख लीजिए, 10/5 क्या हो जाएगा? 2। 20 × 20 5 कर दो 4। अब देख लीजिए, जैसे कि ए को 0 मानो, इसको 0 मान लो, तो क्या प्राप्त होगा? 0 को किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? 0 को किसी संख्या में 0 से भाग किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? आप बताइए। 0 को किसी संख्या में 0 से भाग किया जाता है तो 0 ही प्राप्त होगा। चलिए 0 ही प्राप्त होगा, लेकिन 0 यहाँ जब 0 का 0 से कोई महत्व होगा नहीं, क्योंकि संख्याओं पूर्णांक की बात कर रही है। तो ये भी हमारे भाई साहब अभी बात सही ही है। अब आ जाइए, देख लीजिए, जैसे कि यदि किसी संख्या को 5 से 0 से भाग किया जाए, भाई a बराबर 5 माना गया, b बराबर 0 माना गया, अगर इसको इससे 5 भाग दिया जाए तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट ऐसी कोई पूर्णांक आज तक इनफाइनाइट संख्या का पूर्णांक है नहीं, तो इसलिए इसमें कही गई बात हमारी गलत होगी। चलिए ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि किसी पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक संख्या की घात बना दी जाए, यदि किसी पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक संख्या में घात बना दिया जाए तो क्या होगा? आ जाए भाई, 2 का पूर्णांक है, 2 की घात बना दिया गया, भाई साहब 4 हो गए। और जैसे कि 3 का कोई पूर्णांक 3 है, इसमें 2 का घात लगा दिया गया, 3 त्रिक 9 हो गया। अब और जैसे कि इसमें देख लीजिए कि जैसे कि आप देख लीजिए 2 - 2। अब ये 2 - 2, अब घात 2 है, ये हमारा सम है, ये हमारा विषम है।
और ये धनात्मक और ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक, दोनों बातें हैं, तो दोनों बात सही है, ये भी सही है हमारा। और इसके बाद देखिए, ये जैसे किसी संख्या के ऊपर घात विषम हो, किसी संख्या के घात विषम हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 1/2 का 2 प्लस में बदल जाएगा। अगर प्लस में बदलेगा तो ये हो जाएगा 1/4। अब 1/4 को अगर अब इसकी संख्या उसमें बदल गई, अब इसको अगर दशमलव में बदलते हैं तो 0.25 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा ये जो दिया हुआ है ये हमारा पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत। आइए, ये सब चीज़ें हो गई, और अब आगे हम चलते हैं। हमारा संख्याओं का क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। संख्याओं पे क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं पे क्वेश्चन हमारे सारे खत्म हो चुके हैं। और अगली चीज हमारी क्या होगी, परिमेय संख्याएं। क्या? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वह संख्याएं हमारी जो होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाए। कैसे? p/q के रूप में, वो संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए, q ≠ 0। जैसे कैसे लिखी जाए? p/q के रूप में लिखी जाए, लेकिन q ≠ 0। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी परिमेय संख्या होती हैं, जैसे कि उन्हें देखना है। परिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, आज देख लेते हैं। परिमेय संख्या जैसी हमारी होती है 5/11, 11/7, 22/7, √36, √25। और जैसे 25 आ गया, क्या आ गया? 25। अब 25 अब आप कहोगे कि ये तो p/q के रूप में है नहीं, तो मान लीजिए p = 25 है, q = 1। अब 1 का भाग इसमें देख लीजिए, कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो इसलिए इसका कोई महत्व है नहीं, इसलिए भी हमारी हो गई। और हो जाएगा -4/11, -3/11। ये संख्याएं हमारे परिमेय संख्याओं के रूप में होती हैं। और इसमें एक थ्योरी ये होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम दशमलव के रूप में शांत और समान आवर्त के रूप में लिखते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। कैसे? समान आवर्त के रूप में लिखते हैं। वे संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम समान आवर्त के, दशमलव के समान आवर्त में लिखते हैं। कौन सी? कैसे? वे संख्याएं जो शांत व समान आवृत्त, क्या? समान आवृत्त वाली हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे शांत का मतलब 1.2345, ये हमारा हो गया। अब इसके आगे शांत, इसके आगे कुछ डॉट करके आवृत्ति नहीं हो रही, तो ये हमारी कहीं संख्या हो गई? परिमेय संख्या। अब आ जाओ 2 4 3 3 3 3 डॉट ऐसे करके चल रहा है ना, ये भी हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। मतलब शांत अवस्था में ये है, ये डॉट के बाद कुछ नहीं चल रहा, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। और अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या में ये समान आवृत्ति वाली 2 के बाद 3 3 3 3 करके चल रहे हैं। और अब इसका जस्ट अपोजिट हमें क्या होगा? अब समान तो परिमेय संख्या पर, इसका अपरिमेय संख्या क्या होती है? देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारी क्या क्या होती है? क्या होती है? वैसे इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा ना जा सके। साधारण सी बात है, p/q के रूप में लिखा ना जा सके। कैसे? p/q के रूप में, मतलब p/q के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और इसमें दूसरी परिभाषा इसकी क्या होती है? आम बात में समझ लीजिए, वे दशमलव संख्याएं जो अशांत और समान आवृत्ति में ना, वे संख्याएं जो वे संख्या जो दशमलव संख्याएं जो समान आवृत्ति में ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं।
जैसे कि आप समझ लीजिए अपरिमेय संख्या में हमारा क्या होता है, √2, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। पाई हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे कि अपरिमेय संख्या और क्या हो जाएगी हमारी, पाई हो गया, 2 हो गया। और इसमें समझ लीजिए, और जैसे कि दशमलव वाले में आप बात समझ लीजिए, दशमलव वाले में क्या हो गया, कह रहा शांत अशांत। अशांत का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट ऐसे चला जाए, मतलब संख्या रिपीट ना हो और डॉट रूप में चली जाए, वो हमारी कैसे संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक, अशांत और असमान आवृत्ति वाली दोनों होगी। अशांत है ना, अशांत है, आवृत्ति में भी है, ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। अब इसमें आके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है। दोनों संख्याओं को मिलाकर क्वेश्चन कर लेते हैं। दोनों संख्याओं को मिला के क्या करना है, क्वेश्चन जैसे हमारा बन गया, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 डॉट। ये हमारी कैसी संख्या है, ये संख्या हमारी कैसी है, आप लोग तब तक सोचिए बताना। और अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो गया, दूसरा हमारा 2.34567 ये हो गई, ये हमारी संख्या हो गई। और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया 2.34567 1 2 3 5 4 ऐसे चल रही है। ये 3 ही क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, इसमें से आपको चाहे सारी चीज बात क्लियर हो जाएगी। ये कैसी संख्या है और ये कैसी संख्या है, आपको बताना परिमेय है या अपरिमेय है, इसमें आप बताना है। जैसे कह रहा है 1 पॉइंट के बाद 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 परिमेय संख्या की परिभाषा होती है शांत और समान आवृत्ति में चले। समान मतलब बार बार चीजें रिपीट हो, जैसे ये 2.3 2.34 2.34 ये संख्या रिपीट हो रही है ना, एक क्रमबद्ध रूप में चल रही है, जिसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये देख लीजिए 2.34567 के बाद चीजें चल रही है, एक शांत अवस्था में रुक गई, तो ये शांत अवस्था में रुक गई, ये भी हमारी संख्या कैसी है, परिमेय संख्या। अब इसमें आ जाइए 2.3456 712 चीजें कहीं रिपीट नहीं हो रही। जब चीजें रिपीट ना हो, एक अशांत अवस्था में चीजें चलती जाएं लेकिन रिपीट ना हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। चलिए मित्रों, आज तक क्लास को यही रोकते हैं, इसके बाद अगले क्लास में हम चीजें यहीं से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग कमेंट में अच्छे से बताना कि इसमें क्या और क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, अपनी राय जरूर कमेंट में देना ना भूलें। और बात ये है ना कि और ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये ऑनलाइन मेरा पहला क्लास था, ऑफलाइन में चीज़ें सब सामने दिखते, स्टूडेंट सामने रहता है, भाई मित्र सामने रहता है, बातचीत करने में थोड़ा ज़्यादा पता चलता है क्या पूछना चाह रहा है। इसमें थोड़ा चीज़ें आपको मुझे ही खुद बताने में चीज़ें फंस के याद आती हैं, और जब स्टूडेंट पूछता चीज़ें फंस के याद नहीं आती। चलिए आप लोग, लेकिन एक बार जाते जाते आप लोगों से विदा लेने से पहले आप लोग इसमें फीडबैक जो भी आपका हो, अपनी राय जरूर एक बार व्यक्त देना, उससे हम लोगों को थोड़ा सा हौसला मिलेगा, चीज़ें अच्छी और बेहतर की जा सकती हैं। चलिए तब तक के लिए, कल तक इसी क्लास में कल मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं आप लोगों से। और अपने आसपास माँ बहनों का सम्मान करिए। तब तक के लिए बोलते हैं भाइयों, जय हिंद।